नमस्कार। मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, या मांग के नियम में अन्य बातें जो समान रहती हैं वो क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जब हमने मांग के नियम की परिभाषा पढ़ी तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है, जबकि उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यही मांग का नियम है, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो अन्य बातें समान रहती हैं वो कौन कौन सी हैं। इन अन्य बातों को ही हम मांग के नियम की मान्यताएं भी कहते हैं। तो दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, या मांग के नियम में जो बातें समान रहती हैं वो क्या है। तो इनमें सबसे पहले हमने लिया है उपभोक्ता की आय। जिस व्यक्ति के हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है, उसकी आय कैसी रहेगी? समान। समान का मतलब स्थिर, पहले जैसी रहेगी, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ऐसा है कि उपभोक्ताओं की आय स्थिर रहेगी तभी उस पर मांग का नियम लागू होगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये थी और उस पर वो 10 इकाई की मांग कर रहा था, यदि कीमत बढ़ी और वो उपभोक्ता की जो आय है, देखिए यहाँ आय कितनी आ रही है, अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 20 रुपये। अब यदि उसकी आय 20 रुपये ही है तो हम कहेंगे कि अब वो 20 रुपये में, क्योंकि वस्तु कीमत बढ़ गई, 4 रुपये प्रति इकाई हो गई, तो अब क्या करेगा? 20 रुपये में 5 इकाइयाँ ही वो खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि आय कितनी है? पहले जितनी है, स्थिर है। लेकिन यदि हम कहें कि कीमत बढ़ने के साथ साथ आय भी बढ़ जाए, अर्थात ये 40 रुपये हो जाए, तो अब आप देखिए 4 रुपये के हिसाब से 40 रुपये में फिर वो 10 इकाइयाँ खरीद सकता है। अर्थात यहाँ उस व्यक्ति पर मांग का नियम लागू नहीं हुआ। कीमत बढ़ी फिर भी उसकी मांग में कोई कमी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि मांग का नियम तभी लागू होगा जब उस अवधि में उपभोक्ता की जो आय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी मान्यता है वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें। जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी कुछ पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें हम अन्य वस्तु कहते हैं। तो इस तरह से अन्य वस्तुएं 2 प्रकार की हैं, पूरक और स्थानापन्न। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, अर्थात एक के बिना दूसरी का उपयोग संभव नहीं होता। जैसे कार और पेट्रोल, क्योंकि कार का उपयोग तभी हो पाएगा जब आपके पास पेट्रोल है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ऐसे ही स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरी का उपयोग किया जा सकता है और उससे लगभग वही उपयोगिता मिलती है। ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तु होती हैं। जैसे हम कहें कि बाजरा और गेहूं, या गेहूं और चावल, अर्थात यदि गेहूं नहीं है तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं, चावल नहीं है तो गेहूं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तु है। तो ये जो दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं इनकी कीमतों का भी मांग के नियम पर प्रभाव पड़ता है। मांग का नियम तभी लागू होगा जब पूरक वस्तुओं की कीमतें भी कैसी हो? स्थिर हो। स्थानापन्न वस्तु की कीमतें भी कैसी हो? स्थिर हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझें कि जब कार की कीमत में वृद्धि हो तो निश्चित रूप से कार की मांग कम होनी चाहिए, मांग का नियम यही कहता है। लेकिन जैसे ही कार की कीमत में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल है या डीजल है उसकी कीमतें घट रही है, बहुत सस्ता होता जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे? कार महंगी होने पर भी ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि अब पेट्रोल या डीजल बहुत सस्ता हो गया तो खर्चा कम हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पूरक वस्तु की कीमत घटने की वजह से वस्तु की मांग है वो घटने की बजाय बढ़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक ऐसे ही स्थानापन्न वस्तु की हम बात करते हैं कि साहब गेहूँ बहुत महंगा हो गया, तो गेहूं महंगा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? गेहूं की मांग कम करके और क्या करेंगे? चावल खाने लग जाएंगे। लेकिन गेहूं की कीमत बढ़ने के साथ साथ यदि चावल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं तो फिर ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि गेहूं
को छोड़कर हम चावल भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि चावल भी क्या है, गेहूं से भी महंगा होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो मांग का नियम तभी लागू होगा जब अन्य वस्तु की कीमतें भी कैसी रहे, स्थिर रहे या समान रहे। तीसरा है कीमत प्रत्याशा। कीमत प्रत्याशा का तात्पर्य यहाँ कीमतों में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की आशा से है, उम्मीद से कि कीमतें भविष्य में घटेंगी या बढ़ेंगी। इससे भी जो मांग का नियम है वो प्रभावित होता है। जैसे हम कहें कि आजकल तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज तय होने लगे और उसका हमें पता भी सुबह लगता है, लेकिन जब इसकी कीमतों की पहले घोषणा हो जाती थी कि आज 12 बजे बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, तो अब उम्मीद हो गई कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ने वाली हैं। आज नहीं बढ़ी, तो आज यदि पेट्रोल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा है, तो इस वजह से आज ही पेट्रोल या डीजल की जो मांग है उसमें एकदम से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसे नज़ारे आपने पेट्रोल पंपों पर देखे होंगे। जब हमें पता लगता है कल से कीमतें बढ़ेंगी, तो आज लोग लाइन लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी करने लग जाते हैं। यही बात सभी वस्तुओं पर लागू होती है। जैसे अभी प्याज का भाव चल रहा है, अब यदि हमें कोई कह दे कि प्याज के भाव और अधिक बढ़ने वाले हैं, तो फिर हम ज़रूरत से भी ज़्यादा प्याज आज ही खरीद लेंगे। और यदि हमें कहा जाता है कि प्याज के भाव अगले दिनों में बहुत कम हो जाएंगे, तो आज हमें ज़रूरत होगी तब भी हम उसकी मांग नहीं करेंगे। कीमतें भी बढ़ी नहीं है, लेकिन हमने उसकी मांग घटा दी। क्यों घटा दी? क्योंकि हमें कीमतें घटने की आशा है। तो मांग का नियम तभी लागू होगा जब उस अवधि में कीमत प्रत्याशा भी कैसी हो, स्थिर हो, अर्थात कीमतों में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं हो। नेक्स्ट है रीति रिवाज एवं परंपराएं। देखिए, मांग के नियम को रीति रिवाज और परंपराएं भी प्रभावित करती हैं। यह तभी लागू होगा जब रीति रिवाज और परंपराएं वैसी ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कहें कि जब होली का त्यौहार आता है तो रंगों की मांग बढ़ जाती है, और उस समय यदि रंगों की कीमतें बढ़ेंगी तो भी उनकी मांग घटेगी, क्योंकि उस समय क्या रिवाज है, परंपरा है इसका रंग लगाने की, गुलाल डालने की। तो उस अवधि में यदि कीमतें बढ़ती हैं तो भी मांग कम नहीं होगी, जबकि मांग के नियम के अनुसार कम होनी चाहिए। तो जब रीति रिवाज और परंपराएं भी कैसी होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अचानक से कोई नई परंपरा या रिवाज हमें निभानी हो तो वहाँ फिर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक ऐसे ही रुचि और फैशन, ये भी मांग के नियम को बहुत प्रभावित करते हैं। और आज तो वैसे ही फैशन का दौर है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुचियाँ हैं, वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। आज ये फैशन में है, कल वो फैशन में है। तो अब होगा क्या, यदि रुचियाँ और फैशन चेंज हो जाएंगे तो भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कि एक जमाना था जब नोकिया के जो मोबाइल हैं उनकी बहुत मांग हुआ करती थी, और आज यदि नोकिया अपनी कीमतों को घटा रहा है, फिर भी उसके मोबाइल सेट्स की जो मांग है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब वो चलन में नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है नोकिया के मोबाइलों में। अब बहुत सारी और कंपनी आ गई हैं, इसलिए लोग कम कीमत पर भी नोकिया की मांग नहीं बढ़ाते। तो क्यों? क्योंकि फैशन और जो रुचि है लोगों की वो चेंज हो गई है। ये सब चीज़ों पर लागू होता है। फैशन में जैसे कोई नई चीज़ आती है तो उसकी कीमतें अधिक होने पर भी लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, जबकि यदि कोई चीज़ फैशन से बाहर हो गई है तो उसकी कीमत घटाने पर भी क्या करते हैं, लोग उसको नहीं खरीदते। तो इस तरह से मांग का नियम तभी लागू होता है जब रुचियाँ और फैशन क्या हो, स्थिर हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। इस तरह से ये वो बातें हैं जो समान रहती हैं, स्थिर रहती हैं, जिनके लागू होने पर ही मांग का नियम काम करता है। इन्हें ही मांग के नियम की मान्यताएं भी कहते हैं।